चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा पहला यूनिट है बच्चों, आपको पता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों क्या है, हमारा पहला यूनिट है और इसमें जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे कि हमने आगे डिवाइड कर दिया है, हम एक बार में इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बोर्ड पर सारे कंसेप्ट समझा दिए थे और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फील्ड समझाऊंगा। तो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जो मेजर अपडेट्स थे पीएसईबी के वो क्या थे बच्चों कि देखो, जो सिर्फ 40% है ना बच्चों, 40% एमसीक्यूज थे हमारे, वो कितने आएंगे बच्चों, सिर्फ 25% एमसीक्यूज आएंगे। कितने बच्चों, 25% एमसीक्यूज। तो ये तो आपको समझ आ गया था, ये हमने वीडियो में भी बात की थी। उसके बाद बच्चों क्या है कि हमारा जो ना 25% क्वेश्चन जो है बच्चों, वो कहाँ से आएंगे, वो चैप्टर के टेक्स्ट में से आएंगे। पहले तो एक्सरसाइज में से आते थे, अब कहाँ से आ सकते हैं, चैप्टर के टेक्स्ट में से आ सकते हैं। तो और जो डिफिकल्टी लेवल था बच्चों, वो पहले 40% था, ठीक है, अब कितना हो गया है, नहीं बच्चों, डिफिकल्टी लेवल में जो इजी क्वेश्चंस थे वो पहले 40% थे, अब कितने हो गए, 30%। जो एवरेज क्वेश्चंस थे वो 40% थे, 40% ही रहे, ठीक है। जो डिफिकल्ट थे वो 20% से 30%, यानी कि हमने बात की थी कि ऑलमोस्ट 20% आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्या आएंगे बच्चों, डिफिकल्ट आएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चन जो होंगे वो डिफिकल्ट रहेंगे। अब हमें करना क्या होगा कि जो कंसेप्चुअल फोकस है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर, रीजनिंग पर, एप्लीकेशन पर, यानी कि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक एक टॉपिक में इतनी ज़्यादा चीज़ें समझाई थी, वो इसीलिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है ना बच्चों, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो टिप मैं आपको दे सकता हूँ वो यही है बच्चों कि आप क्या कीजिए कि जो डेफिनेशंस हैं बच्चों, ठीक है, एग्जांपल्स हैं, डायग्राम्स हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, फॉर्मूलास हैं, उन्हें हम क्या करें बच्चों, अच्छे से करें, ठीक है, क्योंकि यही एक सिंगल चीज़ होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या बच्चों, अब हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चों, एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट पर। ये बात हमने की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर रहेंगे, उनके बीच में जो फोर्स होगा उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फील्ड के कारण बच्चों पोटेंशियल बनेगा, ठीक है, और कैपेसिटेंस बनेगी, उन पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उनकी बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, फोर्सेस का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है अलग अलग मीडियम में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चों वो क्या है, हमारा एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी था मैटर की और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था क्या बच्चों, कि जो मास था ना, ठीक है, जो मास होता है कोई भी चीज का मास, तो वो मास जो था बच्चों, ठीक है, मास क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसी तरह बच्चों जो चार्ज है हमारा, क्या चार्ज है, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होप आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होगा, U, ठीक है, और यूनिट SI उसके कूलम थे। और आपको पता है CGS यूनिट उसके क्या थे बच्चों, CGS यूनिट हमने बात की थी, CGS यूनिट उसके क्या थे, अगर हम CGS में बात करेंगे तो इसके CGS यूनिट क्या थे, स्टैट कूलम, ESU या EMU, ठीक है। और एक कूलम में कितने होंगे, 3 × 10⁻⁹ ESUs होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा। दूसरा हमने क्या बात की थी कि एक EMU होगा, उसमें क्या होगा बच्चों, एक EMU में क्या होगा, 10 कूलम, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, 3 × 10⁻10 ESUs, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी बात हम आगे करेंगे, एडिटिविटी, इनवेरियंस, ठीक है, चार्ज स्पीड से चेंज नहीं होगा, चार्ज स्केलर है तो टोटल सम जो होगा वो इंडिविजुअली जोड़कर ही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे क्या है बच्चों कि हमें पता है कि हमारे पास ना दो तरह के चार्जेस हैं, तो एक तो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो जो लाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे बच्चों वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो होंगे बच्चों वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी बात हम कर चुके हैं। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या थी चार्ज की बच्चों, अब चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या थी, एक थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज हमेशा एक सिस्टम है, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है तो उसमें जितना भी चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड, ना वो इंक्रीज हो सकता है ना वो अपने आप डिक्रीज हो सकता है। हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चार्ज बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। उसके बाद क्या था बच्चों, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज कैन एग्जिस्ट इन, जैसे कि हमने बात की थी कि, है ना,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है, या बच्चों कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कि जो Q इज इक्वल टू एन ही है वो हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज देख लिया था कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद चार्ज स्केलर है, ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, उसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। तो उसके बाद देखो क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, अब क्या करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी तरफ, तो उस पर क्या जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यही ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेंगे, दूर जाएंगे, इससे बाहर जाएंगे, तो बच्चों क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। होप आपको इतना समझ आया। तो ये बात हमने कर ली थी। और ये जो पोलैरिटी की जो बातें हैं, इनकी बात किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच्चों। तो आगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज है बच्चों की, टोटल चार्ज क्या होगा एक सिस्टम का, एल्जेब्रिक सम। टोटल चार्ज जो होगा मल्टीपल बॉडीज का, वो नॉर्मली क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम आ जाएगा बच्चों। तो ये बात हमने कर ली थी। जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 है ना, तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, हम इनकी एडिशन कर देंगे, ठीक है। फिर इंटरेक्शन में ये हमने बात कर ली थी, लाइक अनलाइक फोर्स वाली, ठीक है। उसके बाद ये क्विक रिवीजन टेबल है, आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये बात हम कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करेंगे फ्लो करने में, इंसुलेटर नहीं करेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो इंटरमीडिएट होगी, बीच में लाई करेगी। उसके बाद बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग की हमने बात की थी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किया था हमने, चार्जिंग बाय कंडक्शन किया था, और चार्जिंग बाय इंडक्शन किया था। तो ये मैं आपको आराम से समझा चुका हूँ सारे, ठीक है। आप देख लीजिए थोड़ा सा इन्हें, ये वीडियो बस नोट्स देखने के लिए थी बच्चों, जो हमने काम किया था। कूलम्स लॉ बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको सबसे सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है बच्चों हमारा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाले कंसेप्ट में से क्या किया जा सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है। तो इसे आपको अच्छे से करना चाहिए। तो हमें पता ही है कूलम्स लॉ के हिसाब से कि मान लो बच्चों क्या है, हमारे पास ना 2 चार्जेस हैं Q1, ठीक है, और Q2। अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस है R, ठीक है। तो जो फोर्स होगा ना बच्चों, कैसे कैसे लिखा जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये बच्चों हमने क्या किया, कर लिया, ठीक है, अच्छे से बोर्ड पर हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। तो इसके बाद क्या है बच्चों, ठीक है, जो बातें ध्यान रखने वाली हैं वो ये है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल है। ये बच्चों स्टैटिक चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट पर एप्लीकेबल है, ये एयर और वैक्यूम के लिए है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये है स्केलर फॉर्म कूलम्स लॉ की, ठीक है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। F आपको पता ही है कि फोर्स है, Q1 Q2 चार्जेस है, R डिस्टेंस है, और K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है बच्चों। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, और हम K को क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बच्चों, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आगे क्या किया था हमने, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 के जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, यही थी ना कि 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की देखोगे तो ये आपको पता है रिवर्स हो जाएंगे, यूनिट्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 8.85 × 10⁻⁻12। और इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी इजीली पास कर जाएंगी, कि अगर हाई परमिटिविटी होगी, यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कम। तो ये बात भी हमने बोर्ड पर कर ली थी, जब मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में। और ये कॉमनली हम यूज करते हैं बच्चों, आपको पता ही है। उसके बाद क्या है कि नेचर ऑफ फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बच्चों, वो एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, वो सिर्फ इसी के अलोंग माना जाएगा, ठीक है। फिर ये कंजर्वेटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, हमने देखा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ये हम कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है, लास्ट में हमने देखा था। तो बच्चों हम यही बात कर रहे थे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने देख लिया था। ये भी आपका बच्चों बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कूलम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है बच्चों। ये हमने कर दिया, ठीक है। और ये टॉपिक्स भी जो है हम देख चुके हैं, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ना डायरेक्टर कांस्टेंट वाला हमने नहीं देखा था, वो मैं आपको वैसे ही बताता हूँ बच्चों। तो डायरेक्टर कांस्टेंट भी क्या है कि इसे आप ना एप्सिलॉन R भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। एक मिनट,
हम थोड़ी पेंसिल सही कर लें। वो ना बच्चों फर्स्ट टाइम हम ऐसे स्क्रीन पर समझा रहे हैं आपको, तो थोड़ा ना तो इतनी अच्छी नहीं है, पर जैसे आगे-आगे वीडियोज़ आएँगी ना उसमें ये जो स्क्रीन फॉर्मेट था ये अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये सही नहीं लगा तो हम बोर्ड पर ही ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है? पर इससे ऐसा था बच्चों कि थोड़ा ना जल्दी और अच्छे से काम कर पाएँगे। तो बच्चों क्या था कि जो एप्सिलॉन आर है ना हमारा, ठीक है? तो ये भी अच्छा नहीं है, इसे कर देते हैं डिलीट, ठीक है? एक बार तो बच्चों क्या बात कर रहे थे कि जो एप्सिलॉन आर है हमारा क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है? तो बच्चों जो एप्सिलॉन आर है हमारा वो क्या आएगा, हमेशा आएगा हमारा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? या ऐसे समझिए एफ नॉट बाय एफ, ठीक है बच्चों? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा बस, ठीक है? इसे हम आगे काम लेंगे। यही हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है? ये रही कि एप्सिलॉन आर जो होगा कि नॉट नीचे आएगा बच्चों, सॉरी नहीं सही है बच्चों, सही लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों कि हमने देख लिया था कि ए की वैल्यू 1 है, स्टैट कूलम्ब है, सीजीएस यूनिट्स थे उसके, ये बात हमने कर ली थी। कूलम्ब्स लॉ की वैलिडिटी, ठीक है? तो ये बच्चों काइंड ऑफ आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये लिमिटेशन की तरह है, ठीक है? तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि कूलम्ब्स लॉ कहाँ-कहाँ पर वैलिड है बस। तो बच्चों ये कहाँ पर है, जब चार्जेस क्या होंगे, पॉइंट साइज़्ड होंगे तभी ये वैलिड है। चार्जेस अगर स्टेशनरी होंगे तभी ये वैलिड है, वरना कूलम्ब्स लॉ ये लिमिटेशंस है, ठीक है? मीडियम होमोजेनियस होना चाहिए ये, वरना आप मत लिखिए, ठीक है? ये थोड़ी आगे की बात कर दी हमने, ठीक है? तो इतना ही बहुत है, 2 या 3 लिमिटेशंस। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है? वो ये थी कि कूलम्ब्स लॉ जो है बच्चों क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ को फॉलो करेगा। फिर ये सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव नेचर, ठीक है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था बच्चों, वैसे तो आगे बात करेंगे, पर मान लीजिए यहाँ पर ना कोई एक चार्ज है Q1, ठीक है? जैसे थोड़ा-सा मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर मान लीजिए क्या है, कोई एक चार्ज है Q1, ठीक है? यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, यहाँ पर कोई चार्ज है Q3, ठीक है? और यहाँ पर कोई चार्ज है Q0। तो यहाँ पर बच्चों मल्टीपल चार्जेस हैं। तो कूलम्ब लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इस चार्ज पर, इस अकेले चार्ज पर, किस पर बच्चों, इस अकेले चार्ज पर, ठीक है? इसके कारण फोर्स कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हमारे पास सिंपली क्या है, कूलम्ब्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। उसमें हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो होगा ना ये, ठीक है बच्चों? इस पर पहले देख लेंगे फोर्स, इस पर फोर्स देख लेंगे कूलम्ब्स लॉ से, इस पर देख लेंगे। फिर उन तीनों फोर्स को मान लीजिए F1, F2, ठीक है? और F3, उन्हें क्या कर देंगे, नॉर्मली ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है बच्चों, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो जो चैनल पर है अपलोड कर चुके हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद लिमिटेशन ये हमने कर ली, ठीक है? 2-2 बार नहीं है बच्चों, बस ना मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता था, एक-एक सिंगल डिटेल जो था मैं आपको बताना चाहता था इसलिए। तो ये मैंने आपको करवा दिया था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये आपका डायग्राम है बच्चों, ठीक है? Q1, Q2 2 चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है? ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। F12 जो है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, ठीक है? तो ये था बच्चों, ये आपको कंसीडर, ठीक है? फिर ये बातें हमने कर ली थी, मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है बच्चों? तो ये एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आप मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो आगे क्या था बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, व्हेन सेवरल चार्जेस आर प्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच चार्जेस इंडिपेंडेंटली, यानी वही बात थी जो मैंने आपको बताया था। अदर चार्जेस डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर्स फील्ड। तो नेट फोर्स ऑन फील्ड एक्टिंग, ये आप बच्चों चाहो तो करो ऐसे, वरना आपको जैसे स्कूल में करवाया है वैसे कीजिए। तो ये नॉर्मली बस डेफिनेशन है, ये कभी इतना पूछा नहीं गया है बोर्ड में, तो ये ऑलमोस्ट अन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दी थी कि मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है? फिर एक सरफेस या कोई वॉल्यूम के अक्रॉस जो पॉजिटिव चार्जेस है मान लीजिए उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर भी मान लीजिए, है ना? तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, ये इस पर जो था वो क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है? तो ये आपको हमने कर लिया था लैम्डा, ठीक है? सिग्मा, रो, इनके यूनिट्स भी बच्चों हमने देख लिए थे। तो एक्सप्रेशंस भी हमने देख लिए थे। उसके बाद ये जब
इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आएगा तब हम ये बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा। तो अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि आज का जो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है बच्चों, यही यूनिट ऑफ चार्ज आपको पता ही है, कूलम, ठीक है। फिर डिफाइन 1 कूलम, ठीक है। तो ये मैं आगे डिफाइन कर दिया है बच्चों मैंने, मैं आपको बताता हूँ बस अभी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं, ये इतने साल रिपीट हुआ है बच्चों, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, 18 में। स्टेट 1 कूलम। देखो बच्चों अब क्या था, आप सुनिए ध्यान से। तो बोर्ड ने मेंशन किया था कि जैसे कोरोना से पहले यानी कि 19 में जो स्ट्रक्चर था एग्जाम का, ठीक है, जो डिफिकल्टी लेवल था वो वैसा ही लाना चाहते हैं 19 की तरह ही, ठीक है। तो 19 से पहले जितने भी है ना क्वेश्चंस, वो हमें अच्छे से करने चाहिए बच्चों। बाकी आपको स्कूल में भी बताया ही जाएगा काफ़ी चीज़ें। तो कूलम्स लॉ स्टेट करना, ठीक है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम देख चुके हैं, 8.85 वाली है ना। डायमेंशंस भी मैंने करवा दिए थे वीडियो में, यूनिट्स भी मैंने करवा दिए थे। मैंने आपको बोला था ना बच्चों कि उस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं रहेगा जैसे आपको नहीं लगेगा कि यार मुझे ये नहीं आता। ये इसकी भी बात हमने कर ली थी अगर आपने नोट्स बनाए थे तो। अभी ऊपर भी किया था हमने कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ बच्चों, ये देखिए 11, 12, 13, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 23 में, ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों। अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से डाइलेक्ट्रिक्स, स्लैब और गॉस थ्योरम नहीं आई, ठीक है, ये दोनों ही नहीं आए, ठीक है, और एक्सियल वाले भी नहीं पूछे गए, तो पक्का कूलम्स लॉ जो है पूछा जाएगा या ये या वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ मैंने अभी करवाया था आपको, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिए। वेक्टर फॉर्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, देखिए वेक्टर फॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम साल आया है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो लिमिटेशन यानी कि जो फाइनल पक्का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, कई बार इसी चैप्टर में से बन जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर, ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट ओनली, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब डिफाइन 1 कूलम आ गया बच्चों, ठीक है। अब डिफाइन 1 कूलम कई बार हमें पूछा जा सकता है, तो हमें पता है फोर्स का ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ से। अगर मान लीजिए Q1 Q2 Q ही है, R 1 मीटर है, फोर्स 9 × 10⁻⁹ न्यूटन है। फोर्स की वैल्यू हमने ये रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो यही वैल्यू होती है। Q1 Q2 को इक्वल मान रखा है तो Q स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ऊपर नीचे 1 R जो है वो 1 मीटर है तो 1 की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो Q स्क्वायर क्या आया बच्चों, ये तो इससे कट गया, ठीक है। तो Q × Q स्क्वायर हुआ, ये 1 की स्क्वायर 1, ये उधर गया तो Q स्क्वायर इज 1 बचा। तो ये अब आगे जाकर क्या बचा, Q इज ±1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होगा जब क्या होगी, मान लीजिए 1 कूलम इज दैट मच चार्ज व्हिच when placed in vacuum at a distance of 1 meter apart from equal and similar charges would repel it with a force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। देखिए मान लीजिए बच्चों 1 कूलम यहाँ पर है, 1 कूलम यहाँ पर है, ये 2 चार्जेस हैं बच्चों, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। अब अगर ये एक दूसरे को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तब इन्हें कहा जाएगा 1 कूलम का चार्ज। तो शायद आपको समझ आ गया बच्चों। या दूसरा आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, करंट आपको पता ही है, ठीक है। करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, तो एम्पियर कूलम सेकंड, तो 1 कूलम क्या है, एम्पियर इनटू सेकंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 कूलम क्या है, दैट मच चार्ज, इतना चार्ज है, विच ट्रांसफर्ड बाय स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उस फ्लो में जितना चार्ज ट्रांसफर होगा वो ऑलमोस्ट 1 कूलम होगा बच्चों। तो होप आपको ये भी समझ आ गया। उसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों वो प्रेजेंट होंगे। हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या इज इक्वल टू एन, 1 कूलम यानी कि, ठीक है, तो क्या यानी कि 1 कूलम इतना चार्ज, एन तो एन है, ई यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो इतना होगा, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 कूलम बाय दिस, कूलम से कूलम कैंसिल, तो 1 बाय दिस आ गया 1.6 × 10⁻⁹ और जब हम इसे मैथमेटिकली ये कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इतना, पावर माइनस में थी ऊपर जाकर प्लस में हो गई बच्चों। अगर इस डिजिट को इस साइड लेकर आएंगे राइट साइड तो एक पावर जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने होंगे बच्चों, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का तो यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज का नोट्स वाला वीडियो। तो बताइएगा बच्चों, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं बच्चों, हम बोर्ड वाले फॉर्मेट पर ही ज़्यादा काम करेंगे, ये टाइम बचाने के लिए कर रहे थे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।